हेलो चिल्ड्रन, मैं नितिन राजपूत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पोकन इंग्लिश 365 पर। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 8 का जो चैप्टर 6 है, साइंस का, कंबशन एंड फ्लेम। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सरल है। चलिए स्टार्ट करें। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम है कंबशन एंड फ्लेम। तो यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन दी कि कंबशन है क्या। द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, बर्निंग मतलब किसी चीज़ का जलना, सब्सटेंस मतलब कोई चीज़ है, सब्सटेंस पदार्थ होते हैं। द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस मतलब किसी भी सब्सटेंस का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो डेफिनेशन दी है वैसा भी पढ़ सकते हैं, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो इससे भी सिंपल है। द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, दिस इज कॉल्ड कंबशन। मतलब किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये जो बर्निंग है ये प्रोड्यूस करती है, देती है मतलब हीट और लाइट, तो इसे हम कहते हैं कंबशन। या तो आप वैसी डेफिनेशन लिख दें जैसा मैं बोल रहा हूँ कि द कंबशन मीन्स द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबशन, इसे हम कहते हैं कंबशन। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं जैसा हमने पढ़ रहे हैं, अ बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, जिसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं कंबशन। ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन है, अ केमिकल प्रोसेस। ये कंबशन क्या है? केमिकल प्रोसेस, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। मतलब अ केमिकल प्रोसेस एक ऐसी केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जिसमें जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट करता है, मतलब क्रिया करता है, एक्शन करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? ऑक्सीजन। टू गिव हीट एंड लाइट, हीट और लाइट देने के लिए, तो इसे हम कहते हैं कंबशन। लाइट विच इज़ गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन कैन बी, जो लाइट कंबशन करने पर, जैसे आप कोई पेपर है, पेपर को आप जलाते हैं, तो जलाते हैं तो क्या होता है, ये कब जलता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जलता है तो ये आपने देखा हो कि आप हाथ रखेंगे तो आपको गर्मी महसूस होगी, तो मतलब ये क्या देता है? हीट। प्लस आप अंधेरे में पेपर को जलाते हैं तो वो जो रूम है, पूरे रूम में लाइट दिखने लगता है, तो उससे बोलते हैं हम लाइट। तो ये कंबशन क्या है? बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस, किसी चीज़ का बर्न होना, जलना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की। इसको कहते हैं अपन कंबशन। इट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट, और ये क्या प्रोड्यूस करता है? हीट और लाइट। जो लाइट होती है, ठीक है, लाइट, द लाइट विच इज़ गिवन ऑफ ड्यूरिंग द कंबशन, ये जो लाइट मिलता है हमें कंबशन करने पर, ठीक है, द लाइट दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कंबशन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैम और ग्लो। ये किस फॉर्म में हो सकता है? ये जो लाइट मिलता है हमें, या तो फ्लेम के, फ्लेम मतलब जैसे दीपक जलाते हैं आप, तो ये ऐसी लौ टाइप की जो निकलती है, जैसे दीपक जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, तो ये लौ, इसको फ्लेम कहते हैं। या ग्लो, ग्लो मतलब जैसे अपन बल्ब होता है, बल्ब जलाते हैं तो बल्ब क्या होता है? इस तरह से ग्लो होता है, लाइट देता है, चमकता है, तो ग्लो। तो मतलब कहने का मतलब, लाइट विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ हीट और कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम और ग्लो। मतलब जो कंबशन करने पर जो लाइट मिलता है वो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ फ्लैम, या तो फ्लैम के फॉर्म में हो सकता है, या फिर ग्लो, जैसे बल्ब ग्लो करता है उस फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद जो डेफिनेशन दी है, कंबस्टिबल, कंबस्टिबल सब्सटेंस किसे कहते हैं? मतलब जो, जैसे कंबशन की डेफिनेशन है वैसे कंबस्टिबल का एग्जाम मतलब डेफिनेशन होगा। कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब अ सब्सटेंस विच कैन अंडरगो, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो गुजर सकते हैं, अंडरगो मतलब किसी चीज़ से गुजरना। अ सब्सटेंस विच कैन अंडरगो कंबशन, मतलब जो कंबशन जिनमें हो सकता है, इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो कंबशन से अंडरगो हो सकते हैं, अंडरगो मतलब उससे गुजर सकते हैं, उसे कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। अ कंबस्टिबल सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूल, जिसे हम अपनी भाषा में फ्यूल भी कहते हैं। मतलब जो
जल सकता है, कंबशन जिसमें कंबशन हो सकता है उसे ही तो हम फ्यूल कहते हैं। इट कैन बी सॉलिड, जो फ्यूल होता है या कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और ये किस फॉर्म में हो सकता है? सॉलिड के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस, अ सब्सटेंस विच कैन नॉट, जो कैन नॉट अंडरगो कंबशन, जो कंबशन से होकर नहीं गुजर सकता, उसे हम कहते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे पत्थर है, रेत है, ये कोई जल तो ना सकते हैं, तो इसे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम को जब आप क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है। कंबशन ऑफ मैग्नीशियम, इफ ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, मैग्नीशियम कैसी रिबन्स आती हैं, जैसे फीता कहते हैं वैसे रिबन्स आती हैं, उसको हम जलाते हैं, इट स्टार्ट्स बर्निंग। ठीक है, वो जलना स्टार्ट कर देती हैं, मतलब वो कंबशन से गुजर रही हैं। वैन ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जब मैग्नीशियम की रिबन्स रिबन्स जो होती हैं बर्न होती हैं, इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाती हैं और बना लेती हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, एंड लिबरेट्स, और फ्री करती हैं। लिबरेट मतलब होता है फ्री करना, और क्या किस चीज़ को फ्री कर देती हैं? हीट एंड लाइट को। मतलब सिंपल अपने लैंग्वेज में आप लिखना चाहें, सो मैग्नीशियम, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन and make magnesium oxide, and in this process heat and light आर प्रोड्यूस्ड। इस प्रोसेस में हीट और लाइट क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। इस तरह से यू कैन राइट डाउन इन योर ओन लैंग्वेज, आप अपनी भाषा में भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है। दस द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एन इन एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज ए कम्बशन प्रोसेस। मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलना, हीट और लाइट पैदा करना, कम्बशन प्रोसेस कहलाता है। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज कंबस्टेबल सब्सटेंस, और जो मैग्नीशियम है वो कैसा सब्सटेंस है? कंबस्टेबल सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि वो इस प्रोसेस में किससे, मैग्नीशियम इज अंडर गोइंग थ्रू कंबशन, क्योंकि मैग्नीशियम जो है किससे, किस प्रोसेस के अंदर से गुजर रहा है? कंबशन के प्रोसेस के अंदर से गुजर रहा है, इसलिए वो होगा कंबस्टेबल सब्सटेंस। इन द अबव एग्जाम्पल वी फाइंड द ऑक्सीजन इज द नेसेसरी फॉर कंबशन। आप चाहते हैं कि टेक प्लेस मतलब होना होता है, कि मतलब विदाउट ऑक्सीजन कंबशन कैन नेवर टेक प्लेस, बिना ऑक्सीजन के कंबशन कभी हो नहीं सकता। मतलब ऑक्सीजन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन, मतलब कंबशन होने में ऑक्सीजन का बहुत अहम रोल होता है, बिना इसके कंबशन नहीं हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर कंबशन, मतलब कंबशन होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ तो चाहिए कि जो चीज़ है, मतलब पत्थर को आप जलाएंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी है तो क्या जल पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि स्टोन इज़ ए नॉन कंबस्टाइबल सब्सटेंस, क्योंकि स्टोन जो है वो नॉन कंबस्टाइबल है, वो जलता नहीं है। तो सबसे पहले फैक्टर कंबशन के लिए, सबसे पहला फैक्टर होता है कंबस्टेबल सब्सटेंस, मतलब जलने वाला सब्सटेंस। सेकेंड होता है ऑक्सीजन। थर्ड होता है इग्निशन, मतलब आग लगाना पड़ेगा, टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ेगा, तभी तो आग पकड़ेगी। इग्निशन टेम्परेचर, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच कंबशन स्टार्ट्स, मतलब सबसे कम टेम्परेचर जिस पर इग्निशन स्टार्ट्स होता है, इस इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। मतलब इग्निशन टेम्परेचर इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच इग्निशन एट विच कंबशन स्टार्ट्स, मतलब सबसे कम तापमान जिस पर इग्निशन स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, मतलब जिस मिनिमम टेम्परेचर पर वो सब्सटेंस आग पकड़ लेता है या जलना स्टार्ट कर लेता है, बर्निंग स्टार्ट करता है, वही उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर एक ट्रायंगल दिया गया है, इसको मतलब वी हैव एक्सप्लेन दिस थिंग विद हेल्प ऑफ ए ट्रायंगल। इस सारी चीज़ों को हमने एक ट्रायंगल की हेल्प से भी समझाया है। द अबव फैक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड, मतलब जो ऊपर तीन फैक्टर बताए गए हैं, पहला फैक्टर है कंबस्टेबल सब्सटेंस, ऑक्सीजन एंड इग्निशन टेम्परेचर, इसको हम एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ फायर ट्रायंगल। इसको कहते हैं फायर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का नाम है फॉर जनरेशन ऑफ फायर, मतलब आग को जनरेट करने के लिए वी नीड थ्री थिंग्स, मतलब इफ़ यू वांट टू जनरेट फायर, यदि आपको आग को पैदा करना है तो तीन फैक्टर्स, तीन थिंग्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। दीज आर फ्यूल, ये कहलाता है
दीज आर फ्यूल, अ हीट सोर्स, मतलब कहने का ये है कि यदि आप इफ़ यू वांट टू जनरेट फायर यू रिक्वायर थ्री थिंग्स, मतलब यू हैव तीन चीज़ की साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ एक द सेम टाइम, तीनों एक ही समय में आपको तीनों चीज़ों की ज़रूरत होगी। दीज आर फ्यूल, पहला फैक्टर है फ्यूल, सेकंड है हीट सोर्स, हीट कहाँ से मिलेगी, और थर्ड है एयर। ये तीनों चीज़ें देखिए, सबसे पहले ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल, ये तीनों सोर्स को साइमल्टेनियसली मतलब होता है साइमल्टेनियसली मतलब एक समय में तीनों चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी कंबशन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी है, इनफ्लैमेबल, मतलब आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल वगैरह के टैंक जाते हैं उसके पीछे लिखा रहता है इनफ्लैमेबल सब्सटेंस, मतलब इनफ्लैमेबल मतलब होता है जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग पेट्रोल है, गैस, एलपीजी है, इनको मतलब बहुत प्रोटेक्शन के साथ घर में रखते हैं, क्योंकि यदि थोड़ा सा भी आग, कहीं माचिस या बीड़ी आपने जलाई या सिगरेट किसी ने भी जलाया, तो वो आग पकड़ लेते हैं दूर से ही। ये क्या होते हैं, इनफ्लैमेबल। तो इनफ्लैमेबल की डेफिनेशन क्या होती है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी कंसेप्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जामिनेशन में इस तरह के कंसेप्ट पूछे जाते हैं। इनफ्लैमेबल सब्सटेंस मतलब अ सब्सटेंस विच हैज़ वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसका लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पर भी वो आग पकड़ लेता है। सो दैट इज़ कैन बी इजली कैच, मतलब दैट्स वाई इट कैन ईजिली कैच फायर, वो आसानी से कैच मतलब पकड़ना होता है, आग को पकड़ लेता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब अ सब्सटेंस विच हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर वेरी इजीली, मतलब जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। जैसे पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये कहलाते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। आपने देखा होगा कि जो ट्रक वगैरह रहते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें कैरी होती हैं, ले जाते हैं, तो उनके पीछे ये लिखा रहता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़ है इसमें, ये जो टॉपिक है फायर कंट्रोल, आग का कंट्रोल कैसे करें। फायर इज़ हाईली यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स, जैसा आप जानते हैं कि आग जो है इंसान के लिए बहुत यूज़फुल है। बट वाइल कंट्रोल्ड फायर, लेकिन आग कौन सी यूज़फुल है, जो कंट्रोल हो सकती है, इंसान जिसे कंट्रोल कर सकता है वही क्या होते हैं। बट जैसे आपका जो दिमाग है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, तो आप उसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आप अपने दिमाग के कंट्रोल में है, मतलब आप अपनी इमोशन पे कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, जैसा दिमाग कह रहा है वैसा कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए आपका जो दिमाग है वो डिस्ट्रक्टिव साबित हो सकता है, मतलब तबाही मचा सकता है, आपका विनाश कर सकता है, आपके लिए बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसी तरह क्या होता है, कंट्रोल्ड फायर इज़ यूज़फुल। यदि आग को हम कंट्रोल कर लें तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन अनकंट्रोल फायर कैन कॉज डिवास्टेटिंग इफेक्ट, मतलब कैन डिवास्टेटस, मतलब जो अनकंट्रोल्ड फायर है वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, डिवास्टेट कर सकती है, मतलब तबाही मचा सकती है। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग एनी और ऑल ऑफ द फैक्टर्स, मतलब यदि आपको आग को कंट्रोल करना है तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू कंट्रोल, आप यू कैन कंट्रोल फायर बाय रिमूविंग एनी और ऑल ऑफ द फैक्टर्स ऑफ कंबशन। कंबशन के तीन फैक्टर होते हैं, आपने पढ़ा होगा। अभी हमने पढ़े कि कंबशन के लिए तीन फैक्टर हैं। सबसे पहला है कंबस्टेबल फ्यूल, मतलब जो आग लगने वाला फ्यूल है। सेकेंड होता है आपका ऑक्सीजन, और थर्ड क्या होता है, टेम्परेचर, इग्निशन पॉइंट। ये तीनों फैक्टर हैं, यदि तीनों में से किसी भी एक को अलग कर दें या फिर तीनों को अलग कर दें, सो वी कैन कंट्रोल फायर वेरी इजली। हम क्या कर सकते हैं कि जो आग होती है उसको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर एक, द बर्निंग सब्सटेंस और फ्यूल कैन नॉट बी रिमूव्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेस। जैसे मान लीजिए किसी घर में आग लगी है, ठीक है, आग लगी है तो वहाँ पर लकड़ी है, कपड़े हैं, बर्तन हैं, कपड़े हैं, मतलब कंबस्टेबल बहुत सारी चीज़ें, तो उनको तो आप अलग नहीं कर सकते। पहला, डिफरेंट मेथड्स कैन बी यूटिलाइज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ फायर, मतलब आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आप एक कैंडल है, कैंडल को जलाते हैं, ठीक है, कैंडल आप जलाते हैं और कैंडल को यदि आप ऊपर से किसी चीज़ से कवर कर देते हैं तो थोड़ी देर बाद ही कैंडल क्या हो जाती है, पुट ऑफ हो जाती है, बंद हो जाती है। मतलब क्यों हो जाती है, बिकॉज
वी हैव स्टॉप्ड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हमने ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो पूरी तरह से बंद कर दी है, और कंबशन होने के लिए ऑक्सीजन बहुत ही एसेंशियल है, ज़रूरी है। सो आप क्या कर सकते हैं, यूजिंग बाय डिफरेंट मेथड यू कैन स्टॉप, मतलब यू कैन कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। आप बहुत सारी मेथड का यूज़ करके ऑक्सीजन की सप्लाई को या एयर की सप्लाई को बंद कर दीजिए, तो इस तरह से आप फायर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। इफ़ ए सुटेबल सब्सटेंसेस पोर्ड, यदि कोई चीज़ ऐसी डाली जाए, जैसे आग होती है, आग में आपने पानी डाल दिया, तो क्या होगा कि पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है? एक क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है, व्हेन वी पोर वाटर इनटू द बर्निंग सब्सटेंस व्हाई डू फायर पुट ऑफ, और जो आग है वो पुट ऑफ क्यों हो जाती है? तो इसका सिंपल सा आंसर कि व्हेन वी पोर वाटर इनटू बर्निंग सब्सटेंस, जब हम जलते हुए सब्सटेंस पर पानी डालते हैं तो उसका इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो बर्निंग का टेम्परेचर है वो एकदम लो से भी, जो जिसमें जिस टेम्परेचर पे वो आग पकड़ता है उससे भी कम हो जाता है, तो आग अपने आप क्या होती है, पुट आउट हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट, इफ ए सुटेबल सब्सटेंस, कोई चीज़ ऐसी डाल दी जैसे पानी डालते हैं ओवर द बर्निंग मटेरियल, इट कैन रिड्यूस द टेम्परेचर, उससे टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, और इवन ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, या रिड्यूस नहीं होगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, और कितना कम हो जाएगा, बिलो इग्निशन टेम्परेचर। यदि by pouring a substance we bring down the ignition temperature, so in this way we can control the fire, मतलब यदि हम कोई चीज़ ऐसी डाल दें और उससे जो इग्निशन टेम्परेचर उसको नीचे ला दें, ब्रिंग डाउन कर दें, तो भी हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद आग बुझाने को इंग्लिश में कहते हैं एक्सटिंग्विश, मतलब आग बुझाने, जैसे आपने देखा होगा कि स्कूल है, कॉलेज है, बस है, उसमें एक ऐसा लगा रहता है रेड कलर का, मैं आपको पिक्चर ही दिखा देता हूँ। आपने देखे होंगे कि इस तरह स्कूल, कॉलेज या बसेस में इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। इनको हम कहते हैं फायर एक्सटिंग्विशन बिकॉज दे आर यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, क्योंकि इनका यूज़ हम आग को बुझाने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं सम कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब कुछ ऐसी कॉमन चीज़ें जिनका यूज़ हम आग को, फायर को कंट्रोल करने के लिए, बुझाने के लिए करते हैं, एक्सटिंग्विश करने के लिए करते हैं। सबसे पहला है वाटर। वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर्स या सब्सटेंस यूज्ड टू कंट्रोल फायर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब वाटर जो है इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए जनरली हम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। इस कॉमन एक्सटिंग्विशर है, फायर एक्सटिंग्विशर है। ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर। पानी जो होता है ये टेम्परेचर को नीचे ला लेता है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर व्हेन वाटर इज़ पोर्ड, जब हम पोर मतलब होता है डालना, जब पानी को हम डालते हैं ओवर ए बर्निंग सब्सटेंस, मतलब बर्निंग चीज़ों पर, देन स्टीम इज़ क्रिएटेड। जब आप क्या करते हैं कि पानी, जैसे कोई चीज़ बर्न हो रही है उस पर आप पानी पोर करते हैं, डालते हैं, तो क्या होता है, इट क्रिएट्स, तो जो स्टीम बनती है, स्टीम इज़ क्रिएटेड, मतलब भाप जैसा बनता है। ठीक है, स्टीम बनती है, और स्टीम क्या करती है, स्टीम कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। जो स्टीम बनती है वो क्या करती है कि जो बर्निंग सब्सटेंस में जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन की या एयर की, उसको बंद कर देती है। इस तरह से क्या होता है, इन दिस वे वाटर हेल्प्स इन पुटिंग आउट फायर। इस तरह से जो वाटर है वो आग को बुझाने में हेल्प करता है। अब देखिए, एक तरफ फ़ायदा है तो एक तरफ नुकसान भी है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ वाटर, पानी के क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, मतलब क्या क्या खामियां, कमियां हो सकती हैं पानी को यदि हम फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे यूज़ करते हैं। वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फायर बिकॉज ऑफ ऑयल, मतलब क्या होता है, वाटर का यूज़ आप, यू कैन नॉट यूज़ वाटर एवरीवेयर एज ए फायर एक्सटिंग्विशर। आप हर आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे ऑयल में आग लगी हुई है और पानी डालेंगे तो क्या होगा, फायर जो है और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी, और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप हर जगह वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर फायर बिकॉज ऑफ ऑयल, बिकॉज ऑयल इज़ लाइटर देन वाटर, क्योंकि जो ऑयल होता है वो वाटर से हल्का होता है। और जब हम आग, लाइट ऑयल में आग लग गई और पानी डालेंगे तो और ऑयल जो है वो लाइट होने की वजह से और ऊपर आएगा सर, और फिर क्या होगा कि आग जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। वैन वाटर इज़ पोर्ड ओवर फायर, जब ऐसे में हम पानी को डालते हैं, ऑयल कम्स ऑन टॉप, मतलब ऑयल जो होता है वो टॉप पर आ जाता है, एंड कंटिन्यूज टू बर्न, और तेज़ी से बर्न होने लगता है। वाटर शुड नॉट बी यूज्ड
फॉर फायर बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किट, मतलब जैसे कहीं इलेक्ट्रिसिटी है के कारण आग लगी है और इलेक्ट्रिसिटी के कारण आग लगी है और वहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल करते हैं तो करंट लग सकता है, तो आप वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। वी नो दैट नॉर्मल वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करता है। यदि आप शॉर्ट सर्किट जहाँ लगा वहाँ पानी डालेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट का जो करंट है वो आपके हाथों में पानी के थ्रू आ जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी गुड कंडक्टर क्यों होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, नमक होते हैं, जिसके कारण वो कंडक्टर बन जाता है। लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें कोई डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, लेकिन जो हम नॉर्मल वाटर यूज़ करते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इससे क्या होता है कि दिस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, इससे इलेक्ट्रिक शॉक की रिस्क जो है बढ़ जाती है फॉर फायर फाइटर्स, जो आग बुझा रहे हैं उनके लिए रिस्क बढ़ जाती है। तो ड्रॉबैक क्या है कि वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू पुट आउट फायर ऑफ शॉर्ट सर्किट। पहला ड्रॉबैक ये कि पानी का यूज़ हम शॉर्ट सर्किट के फायर को पुट आउट करने के लिए नहीं कर सकते। सेकेंड है वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर टू पुट आउट द फायर ऑफ ऑयल, ऑयल की जो फायर है उसको बुझाने के लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब कंबल कहते हैं इसे। इफ़ फायर इज़ एट स्मॉल स्केल, यदि छोटे पैमाने पर आग लगी है देन ब्लैंकेट कैन बी वेरी यूज़फुल, ब्लैंकेट जो है बहुत यूज़फुल हो सकता है इन कंट्रोलिंग फायर। वैन द बर्निंग ऑब्जेक्ट इज़ कवर्ड विद ब्लैंकेट, जब कोई चीज़ जलती है उसको आप कवर कर देते हैं ब्लैंकेट से। इट हेल्प्स इन कटिंग ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। दिस हेल्प्स इन पुटिंग ऑफ फायर, इससे आग क्या हो जाती है? पुट ऑफ हो जाती है, मतलब बुझ जाती है। नेक्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको हम CO2 भी बोलते हैं, ये बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है। कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट्स अ ब्लैंकेट ओवर फायर, तो ये क्या करती है, ये जो से आग यहाँ जल रही थी इसके ऊपर एक ब्लैंकेट बना लेती है आग के ऊपर, विच कट्स ऑफ एयर सप्लाई, और ये जो ब्लैंकेट होता है वो एयर सप्लाई को कट ऑफ कर देता है बिकॉज इट इज़ हैवियर देन एयर, क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर से हैवी होता है, तो एक ब्लैंकेट जैसा बना लेती है जहाँ आग के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपांडेड क्विकली, और ये बहुत तेज़ी से फैल जाता है, एक्सपांड हो जाता है एंड ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को बहुत नीचे ला लेता है। दिस हेल्प्स इन पुटिंग ऑफ फायर, इससे जो आग पुट ऑफ हो जाती है। फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी सप्लाइड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, कार्बन डाइऑक्साइड को आप इस तरह से सप्लाई कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड इन ए प्रेशराइज सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के अंदर इसको प्रेशर हाई प्रेशर में इसको कंप्रेस करके आप सिलेंडर में भर सकते हैं, और कैन बी रिलीज थ्रू अ नोज़ल, और उसको नोज़ल के थ्रू रिलीज़ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर अपने सिलेंडर में कार्बन डाइऑक्साइड भर लिया और ये नोज़ल के थ्रू उसको आप रिलीज़ भी कर सकते हैं। इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडा एंड एसिड। जैसे आपने देखा सोडा एसिड होता है उसमें इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर फोम स्प्रे, इसको फोम जैसा स्प्रे कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा इसमें जो हमारा एक जो ये रहता है फोम, जो स्कूलों में रहता है, तो जब अपन इसको स्प्रे करते हैं तो फोम जैसा निकलता है, झाग जैसा निकलता है, क्योंकि इसमें सोडा एसिड होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर फोम स्प्रे कहते हैं इसे। कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन बिटवीन सोडा एंड एसिड, सोडा और एसिड दोनों रिएक्शन करते हैं, फोम बेस में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलती है। अ लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल्स लाइक बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ड्राई पाउडर होते हैं जैसे बेकिंग सोडा है, और पोटेशियम बाइकार्बोनेट पाउडर इस स्प्रेड ऑन बर्निंग सब्सटेंस, आप उन चीज़ों पर ये डाल दीजिए जहाँ पे आग लगी है। द ड्राई पाउडर मिक्स कार्बन डाइऑक्साइड, जो ड्राई पाउडर होता है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, बिकॉज क्योंकि गर्मी मतलब हीट के कारण जो है जो आपका पोटेशियम बाइकार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, जिससे जो टेम्परेचर होगा वो डाउन हो जाएगा और आग पुट ऑफ हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ कंबशन। तो कंबशन कितने तरह का होता है? देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंबशन। रैपिड कंबशन, व्हेन कंबशन हैपन्स एट ए फास्टर रेट, जब कंबशन बहुत तेज़ी से होता है, फास्टर रेट से होता है, तो इसे हम कहते हैं रैपिड, मतलब तुरंत होने वाला।
कंबशन, जैसे पेट्रोल गैस शो रैपिड कंबशन, पेट्रोल और गैस जो होते हैं वो रैपिड कंबशन शो करते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन, स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली, बिना किसी एफर्ट के। सो व्हेन कंबशन स्टार्ट्स ऑन इट्स ओन, जब कंबशन अपने आप हो जाता है, मतलब उसको हम करते नहीं हैं, विदाउट एनी एपरेंट कॉज, बिना किसी वजह के, तो इट इज़ कॉल्ड, इससे आप इंग्लिश बोल रहे हैं और इंग्लिश बिना किसी मेहनत के आपके दिल से निकल रही है, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। मतलब जब आप व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, वर्ड मस्ट कम इनटू योर टंग स्पॉन्टेनियसली, मतलब नेचुरली को हम स्पॉन्टेनियसली कहते हैं। तो जब कोई आँख स्पॉन्टेनियसली मतलब विदाउट ऑन इट्स ओन, अपने आप खुद ही लग जाती है बिना किसी अपरेंट कारण के, तो इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबशन। एग्जाम्पल, कोल डस्ट इन कोल माइंस, जैसे कोल की जो डस्ट होती है उसमें आग लग जाती है, ठीक है, अपने आप ही आग, फॉरेस्ट में देखिए कोई आग नहीं लगाने जाता, अपने आप आग लग जाती है, तो इससे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लोजन, व्हेन कंबशन रिएक्शन इज सो सडन दैट इट रिलीजेस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, मतलब जब कंबशन का जो रिएक्शन है वो इतना अचानक होता है, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट रिलीज़ होती है, लाइट रिलीज़ होती है, और साउंड होता है, मतलब तीन चीज़ें होती हैं, हीट, लाइट और साउंड, तो इसे हम एक्सप्लोजन कहते हैं। जैसे फायर क्रैकर्स, फटाके जो होते हैं, एक्सप्लोड्स बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंजक्शन। जो फायर क्रैकर्स होते हैं, फटाके, वो एक्सप्लोड होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, वो एक्सप्लोजन का एग्जाम्पल, क्योंकि जब फायर क्रैकर्स एक्सप्लोड होते हैं तब आपने देखा होगा हीट भी जनरेट होती है, लाइट भी जनरेट होती है, प्लस नेक्स्ट साउंड भी जनरेट होती है। तो यहाँ पे देखिए बना हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंबशन, रैपिड कंबशन, कंबशन इज़ वेरी फास्ट। एग्जाम्पल, मैचस्टिक नियर स्टोव, मैचस्टिक को ले जा लीजिए स्टोव के पास, तो ये रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। स्पॉन्टेनियस मतलब होता है डस्ट, कोल डस्ट इन कोल माइंस में अपने आप आग लग जाती है। कंबशन ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन मतलब खुद अपने आप होता है, तो उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं। कंबशन कॉजेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ऐसा कंबशन जो बहुत ज़्यादा अमाउंट हीट, लाइट और साउंड का पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, उससे हम कहते हैं एक्सप्लोजन, जैसे फायर क्रैकर्स, फटाके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्लेम। ये भी आपको एग्जामिनेशन में आता है, पिक्चर आती है, उसको आपको डिफाइन करना होता है। तो ये जो फ्लेम वाला टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मतलब इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। एक बार फिर से पढ़ ले रहे हैं, फ्लेम क्या है। सो वी हीट वन एंड ऑफ द मैग्नीशियम रिबन, हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम का एक रिबन लेते हैं और इसके वन एंड को यहाँ पर बर्न करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है। इफ़ वी हीट वन एंड ऑफ द मैग्नीशियम रिबन ओवर अ बर्नर, वी फाइंड दैट, हमको ये दिखने लगता है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ ब्रिलियंट वाइट फ्लैम। जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक वाइट फ्लैम के साथ जलने लगती है। वी हैव ऑल्सो सीन अ कैंडल फ्लैम, आपने देखा होगा कैंडल फ्लैम ऐसी रहती है, और ये कैरोसिन लैम्प की फ्लैम ऐसी रहती है, और बंसन बर्नर लैब होता है, ये बंसन बर्नर फ्लैम होता है, लैब वैब में यूज़ होता है, तो उसकी फ्लैम इस तरह से होती है, ठीक है। तो फ्लैम क्या है, फ्लैम इज़ द विजिबल एंड द गैसियस पार्ट ऑफ फायर। जो फ्लैम होती है विजिबल है, देख सकते हैं आप, एंड गैसियस पार्ट ऑफ फायर, और गैसियस पार्ट ऑफ फायर, फ्लेम इज़ द विजिबल एंड द गैसियस पार्ट ऑफ फायर। फ्लेम जो है वो विजिबल है, मतलब दिखाई देता है, और गैसियस पार्ट मतलब फायर का गैसियस पार्ट है। अ फ्लेम इज़ ए रीजन, फ्लेम एक एरिया है, रीजन है, ठीक है, वेयर कंबशन टेक्स प्लेस, जहाँ पे कंबशन होता है, ठीक है। ऑल द गैसेस विच अंडर गो थ्रू कंबशन कैन प्रोड्यूस फ्लेम, मतलब सारी गैसेज जो, ऑल द गैसेज विच कैन अंडर गो थ्रू कंबशन कैन प्रोड्यूस फ्लैम, मतलब सारी गैसेस जो अंडरगो हो सकती हैं, गुजर सकती हैं कंबशन से, वो प्रोड्यूस करती हैं क्या, फ्लैम। बट ओनली दोज, इवन सॉलिड एंड लिक्विड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस फ्लैम, सॉलिड और लिक्विड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्लैम, लेकिन कब, व्हेन दे वेपराइज ऑन बीइंग हीटेड, जब आप उनको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब वेपर मतलब गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं गर्म करने पर, तो वो दे बर्न विथ अ फ्लैम, तो वो बर्न होते हैं फ्लैम के साथ, मतलब सॉलिड और लिक्विड भी फ्लैम प्रोड्यूस कर सकते हैं यदि वो वेपराइज होते हैं ऑन बीइंग हीटिंग, तो फिर ऐसे सब्सटेंस, ऐसे सॉलिड और लिक्विड बर्न विथ फ्लैम, वो फ्लैम के साथ जलते हैं।
स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? अ फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स, फ्लेम जो है वो 3 जोन से मिलकर बनती है, मतलब 3 पार्ट होते हैं फ्लेम के। दीज आर इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन। 3 जोन होते हैं, अंदर वाला जोन इनर मोस्ट, मिडिल और आउटर जोन। द 3 जोन्स ऑफ ए फ्लेम हैव डिफरेंट कलर, तीनों जोन के अलग अलग कलर होते हैं और डिफरेंट टेम्परेचर होता है। सबसे पहला है इनर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम, इसे डार्क, मतलब जो इनर मोस्ट जोन होता है वो डार्क होता है। द इनर मोस्ट जोन इज ए फ्लेम, इनर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ हॉट अनबर्नट वेपर, उसमें हॉट होता है, अनबर्नट वेपर होता है, जला बिना जला वेपर होता है ऑफ द कंबस्टेबल मटेरियल। द इनर मोस्ट जोन इज द लीस्ट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, मतलब जो सबसे कम हॉट होता है वो इनर। देखिए ये फ्लेम है, इसके 3 पार्ट हैं। देखिए सबसे इनर मोस्ट है, इसमें क्या होता है अनबर्न वैक्स, मतलब ये अनबर्न होता है, इसमें सब चीज़ें जली नहीं होती हैं, ठीक है, इसलिए इसका कलर क्या होता है ब्लैक होता है। और ये क्या होता है बहुत कम टेम्परेचर होता है, मतलब लीस्ट टेम्परेचर वाला जोन है, ठीक है। थर्ड जो होता है मिडिल जोन होता है, इट्स येलो इन कलर, ये येलो होता है, ठीक है। इट इज़ ब्राइट एंड लूमिनस, ये ब्राइट होता है चमकीला, लूमिनस मतलब लाइट देता है, चमकता है। द फ्यूल वेपर्स बर्न पार्शली, इसमें जो फ्यूल वेपर होता है वो पार्शली मतलब आधा जलता है आधा नहीं जलता है। इन द मिडिल जोन बिकॉज देयर इज़ नॉट इनफ एयर, क्योंकि यहाँ पर एयर की सप्लाई इनफ नहीं होती है फॉर बर्निंग इन दिस जोन। द पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट, पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द मिडिल जोन, मतलब पार्शियल बर्निंग टेक्स प्लेस इन द मिडिल जोन, मतलब पार्शियल या इनकम्प्लीट बर्निंग टेक्स प्लेस इन मिडिल जोन। प्रोड्यूसेस कार्बन पार्टिकल्स, इसके कारण ये कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। दीज कार्बन पार्टिकल्स बिकम वाइट हॉट, और ये जो कार्बन पार्टिकल बनते हैं वो वाइट हॉट एंड इमिट लाइट, और वो धीरे धीरे लाइट को ऐसा छोड़ते हैं। दिस जोन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम, और सबसे बड़ा जो पार्ट होता है मतलब फ्लेम का वो होता है मिडिल जोन। तो यहाँ पे क्या होता है इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और इनकम्प्लीट कंबशन के कारण यहाँ पे जो कार्बन के छोटे छोटे इस तरह के पार्ट्स बन जाते हैं जो हॉट होते हैं, और फिर क्या करते हैं दे इमिट लाइट, और वो लाइट को इस तरह से इमिट छोड़ते हैं। सो यहाँ इसलिए इसका कलर जो है वो येलो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद होता है आउटर जोन, मतलब सबसे बाहरी जोन जो होता है, इट्स अ ब्लू, सबसे बाहर का जो जोन होता है वो ब्लू होता है, ठीक है, इट्स अ ब्लू। इट इज़ नॉन लूमिनस जोन, यहाँ से लाइट नहीं निकलता है, लूमिनस नहीं है, नॉन लूमिनस जोन होता है। विच डज़ नॉट प्रोड्यूस मच लाइट, मतलब ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है। इन द आउटर जोन ऑफ ए फ्लेम कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है, मतलब क्योंकि इट रिसीव्स अ लॉट ऑफ एयर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है एयर की सप्लाई बहुत अच्छी रहती है, इसलिए यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। द आउटर मोस्ट जोन हैज़ द हाइएस्ट टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ पर होता है, ठीक है, इन द फ्लेम। द अदर वर्ड्स द आउटर मोस्ट जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो होता है फ्लेम का वो आउटर जोन होता है। द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम इज़ क्वाइट थिन, ये बहुत पतला होता है एज़ कम्पेयर टू द मिडिल जोन, ये मिडिल जोन की कंपैरिजन बहुत पतला होता है, मतलब थिकनेस नहीं होती उतनी। इसके बाद नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्यूल्स। अ मटेरियल विच इज़ बर्न टू प्रोड्यूस हीट, ऐसा मटेरियल जिसको जलाया जाता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए, उसे हम फ्यूल कहते हैं। सम ऑफ द कॉमन फ्यूल्स आर वुड, लकड़ी, कोल, एलपीजी, कैरोसिन, पेट्रोलियम, डीजल, नेचुरल गैस एंड बायोगैस। अ फ्यूल इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, मतलब फ्यूल जो है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है हीट एनर्जी का। द फ्यूल्स विच वी यूज़ फॉर वेरियस पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए हम फ्यूल का यूज़ करते हैं। कैन बी फॉर्म ऑफ ए सॉलिड, मतलब फ्यूल जो होता है फ्यूल कुड बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्यूल, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसेस। सम ऑफ द एग्जांपल सॉलिड फ्यूल जैसे होते हैं वुड है, चारकोल है, कोक है, कोल है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, ये काऊ डंग है, काऊ का जो कंडे होते हैं, ये सब काय के एग्जांपल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉलिड और फ्यूल्स के। और लिक्विड फ्यूल में होता है कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, एल्कोहल, इथेनॉल भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट जो गैसियस होता है वो नेचुरल गैस होती है, पेट्रोलियम गैस होती है, बायोगैस होती है और कोल गैस होती है, ये गैसियस उसके एग्जांपल है। फ्यूल एफिशिएंसी, कैलोरीफिक वैल्यूज़ ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक मतलब कितना कौन सा फ्यूल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसका एक चार्ट दिया।
ऑल द फ्यूल्स प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग, सारे के सारे फ्यूल जो होते हैं बर्निंग पर हीट प्रोड्यूस करते हैं. ऑल द फ्यूल्स हाउएवर डू नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, मतलब सारे फ्यूल एक जैसी हीट पैदा नहीं करते हैं. डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट, अलग अलग फ्यूल अलग अलग अमाउंट की हीट पैदा करते हैं बर्निंग पर. सम फ्यूल्स प्रोड्यूस मोर हीट, कुछ जो फ्यूल होते हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं. वेरस जबकि अदर फ्यूल्स प्रोड्यूस लेस हीट, जबकि कुछ जो फ्यूल्स होते हैं बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. द एफिशिएंसी ऑफ ए फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड, मतलब जो फ्यूल की एफिशिएंसी है कि मतलब कितना अच्छा फ्यूल है, इन कैलोरीफिक वैल्यू, उसको कैलोरीफिक वैल्यू में हम एक्सप्रेस करते हैं, मतलब बताते हैं. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट बर्निंग, किसी फ्यूल की कंप्लीट बर्निंग पर जो हीट पैदा होती है, 1 किलोग्राम आप 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर जितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है. द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ किलो जूल्स पर किलोग्राम. इसको हम एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल्स पर किलोग्राम, विच इज़ रिटन इन शॉर्ट फॉर्म, जिसको लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म जो होता है केजी या केजी, मतलब किलो जूल पर किलोग्राम. 1 किलोग्राम फ्यूल को बर्न करने पर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके लिए, जैसे अपन शक्कर लेते हैं तो 1 kg लिखते हैं, 2 kg लिखते हैं, उसी तरह 1 किलो फ्यूल को बर्न करने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम kg में लिखते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए काऊ डंग को जब आप प्रोड्यूस करेंगे तो 6000 से 8000 kg एनर्जी प्रोड्यूस होगी. इसी तरह लकड़ी को बर्न करेंगे तो 17,000 से 22,000, कोल को 25,000 से 33,000. अब पेट्रोल का देखिए, ये पेट्रोल कैरोसिन बहुत अच्छी केजी है, मतलब कैलोरीफिक वैल्यू है. इसके बाद बायोगैस की और अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है, और एलपीजी की पेट्रोल मीथेन डीजल से भी ज़्यादा है. और सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसकी है, हाइड्रोजन की है. ठीक है, ये आपको एक चार्ट को एक बार देखना है, कभी एग्जामिनेशन में पूछ सकता है. चलिए एक लास्ट टॉपिक है हमारा, हार्म्स ऑफ बर्निंग फ्यूल. फ्यूल बर्न करने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हार्म्स हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं. बर्निंग ऑफ कार्बन फ्यूल मतलब जैसे लकड़ी है, कोल है, पेट्रोलियम, इसको बर्न करने से रिलीज आप अनबर्नड कार्बन, तो इससे अनबर्नड बिना जला हुआ कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो एयर में रिलीज हो जाते हैं. दीज पार्टिकल्स कॉज रेस्पायरेटरी डिजीज, और ये जो अनबर्नड कार्बन जो होते हैं जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं ये रेस्पायरेटरी डिजीज पैदा करते हैं, मतलब सांस की बीमारी पैदा करते हैं, जैसे अस्थमा. बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड, जब हम इन जो फ्यूल को बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब जिसका फार्मूला था CO को प्रोड्यूस करते, रिलीज करते हैं. ये पॉइजनस गैस होती है इवन एट लो कॉन्सेंट्रेशन. कोल शुड नॉट बी बर्नड इन ए क्लोज्ड रूम, मतलब कोल को क्या है कि जो कोयला आप जलाते हैं उसे बंद रूम में कभी नहीं जलाना चाहिए. ये बहुत मतलब कार्बन मोनोडाइऑक्साइड पैदा करती है जो बहुत ही पॉइजनस होती, जहरीली होती है. बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल से रिजल्ट इन रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है. हायर लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर क्लॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, जो मतलब क्या होता है व्हेन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर इट विल कॉज ग्लोबल वार्मिंग होती है, जिसके कारण टेम्परेचर जो है अर्थ का वो बढ़ जाता है. बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिजल्ट इन रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो क्या होता है जब हम डीजल को बर्न करते हैं, कोल या कोयले को या डीजल को बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो रिलीज होती है. बर्निंग ऑफ पेट्रोल प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पैदा करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन मिक्स विथ रेन वाटर. ये जो नाइट्रोजन रिलीज होती है क्या होती है कि रेन वाटर से मिल जाती है, और ये इसी के कारण इट कॉजेज रेन एसिड, और जिसके कारण क्या होता है एसिड रेन इज़ हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स. एसिड की जो रेन होती है वो हार्मफुल होती है इंसानों के लिए, बिल्डिंग के लिए, और मॉन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल वगैरह ख़राब हो रहे हैं. क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ड्यू टू एसिड रेन. सो हमें जो इस तरह के फ्यूल का इस्तेमाल हमें कम करना चाहिए, और वी शुड गो फॉर क्लीन एनर्जी. हमें क्लीन एनर्जी की टूवर्ड्स जाना चाहिए, जैसे कि अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो हम ये जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं इस पे जो डिपेंडेंसी हमारी वो कम कर सकें. जैसे कि साथ ही जो चैप्टर है वो आपका ख़त्म हो जाता है. रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, एक बार पढ़िए और रिवीजन कर लीजिए. गुड डे, गुड लक, टेक केयर.